हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में और बहमनी साम्राज्य के बारे में। इन दोनों राज्यों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। कब हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। सल्तनत काल के समय में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उस समय पर हरिहर और बोका नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी और अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इन दोनों साम्राज्य के बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बोका नामक दो भाइयों ने की थी। तो किसने की थी? हरिहर और बोका नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। तो इसमें इंपोर्टेंट बनता है हरिहर और बोका नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली सल्तनत पर शासन था। हरिहर और बोका ने विजयनगर की स्थापना विदारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। आगे देखते हैं, हरिहर एवं बोका ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो हरिहर और बोका उनके पिता थे संगम, तो इसको संगम राजवंश भी बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इसकी राजभाषा क्या है? तेलुगु। यहां पर संगम वंश के प्रमुख शासक दिए गए हैं, जिनको हम कवर कर लेते हैं। पहले शासक थे हरिहर। 1336 ईस्वी से लेकर 1356 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक इसने शासन किया। बोका फर्स्ट ने 1356 से लेकर 1377 ईस्वी तक शासन किया। फिर हरिहर द्वितीय आए, जिसने 1377 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक शासन किया। फिर आए देवराय प्रथम, जिन्होंने 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आए देवराय द्वितीय, जिसने 1422 ईस्वी से लेकर 1440 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन 1440 ईस्वी से लेकर 1465 ईस्वी, और उसके बाद आए विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक। तो इंपॉर्टेंट है, प्रथम शासक कौन थे? हरिहर और बोका पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। काकतीय के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, उनके सामंत थे हरिहर और बोका। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम वंश ने, सलूब वंश ने, तुलुप वंश ने और आर्यवड़ु वंश ने। बोका प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखते हैं, इटली के यात्री थे निकोलो कांटी इटली के यात्री थे, जिसने विजयनगर की यात्रा की थी और देवराय प्रथम के शासन काल में ये भारत में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता आपके लिए। इटली के यात्री थे निकोलो कांटी, जिसने विजयनगर के साम्राज्य की यात्रा की थी। और देवराय प्रथम उस समय जो है विजयनगर के सम्राट थे। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर, किस पर? तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। और सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया था। आगे देखते दोस्तों, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा थे। इसने इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इमाड़ी देवराय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे और इनके अनुसार जो है विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन जो है वेश्यालय की आय से दिया जाता था। तो विजयनगर में जो पुलिस कर्मी थे, उनका जो वेतन था, उनको जो पेमेंट की जाती थी, जो वेश्यालय से कमाई होती थी, आय होती थी, उनसे की जाती थी। तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के शासन काल में रहे। तेलुगु कवि श्रीनाथ थे, जो कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, फरिश्ता के अनुसार जो है देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें भी दी थी। तो देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था।
एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर क्या कहा जाता था? जग बेटकर, यानी हाथियों का शिकारी कहा जाता था, यानी वो हाथियों का ज्यादा शिकार करता था, इसलिए देवराय द्वितीय को क्या बोला जाता था? जग बेटकर। और देवराय द्वितीय जो है विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा थे। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और वोक्का ने। कब की? 1336 ईस्वी में। आगे चलते हैं। मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। मल्लिका अर्जुन जो कि 1446 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं, उनको क्या कहा जाता था? प्रौढ़ देवराय। सालू नरसिंह जो है विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। विजयनगर तुलु वंश जो 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक रहा, उस तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तो ये दो राजवंश के बारे में बताया गया, सालुवा वंश और तुलुवा वंश। तो तुलुवा वंश का जो मान शासक थे उनका नाम था कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बने थे। सालू तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति हुआ करता था। कौन? सालू तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो बाबर जो है, जिसने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके ऊपर एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है बाबरनामा। उसमें उसने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। आगे देखते हैं। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस, कौन थे? डोमिगोस पायस विजयनगर आए थे। तो समय समय पर कोई न कोई किसी देश का यात्री भारत के अंदर यात्रा करता रहता था। क्यों करता था? ताकि वह यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की परंपरा के बारे में जान सके, यहाँ का शासन कैसा है, राजनीति कैसी है, कूटनीति कैसी है, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आते थे। तो जितने भी यात्री आए हैं उनमें से कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। तुलुवा वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उनके एक राजा थे कृष्णदेवराय। उसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको क्या बोला जाता था? अष्ट दिग्गज। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त माल्याद। क्या नाम था? अमुक्त माल्याद। और संस्कृत में भी उसने एक रचना की थी जिसका नाम था जाम्बवती कल्याणम। क्या नाम था? जाम्बवती कल्याणम। तो पांडुरंग महात्म्य की रचना तेलनी रामकृष्ण ने की थी। तो ये कुछ खास इंपोर्टेंट तो नहीं है, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं। नागलपुर, अगर कुछ इंपोर्टेंट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक बार इनका फटाफट रीडिंग कर लेते हैं। नागलपुर नामक नए नगर जिसका नाम था हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की जो मृत्यु है 1529 ईस्वी में हो जाती है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तो कुछ उपाधियां थी जो कृष्णदेवराय ने धारण की थी। और कृष्णदेवराय कहाँ के शासक थे? किस वंश के शासक थे? तुलुवा वंश के। और तुलुवा वंश के अंतिम शासक रहते हैं सदाशिव। कौन रहते हैं? सदाशिव। नेक्स्ट देखते हैं राक्षसी तांगड़ी, तालीकोटा या बनही हट्टी। ये एक युद्ध था जिसको या तो राक्षसी तांगड़ी कहा जा सकते हैं, जिसको राक्षसी तांगड़ी बोल सकते हैं, या फिर तालीकोटा का युद्ध, या फिर बनही हट्टी का युद्ध। ये कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। इसी युद्ध के कारण जो है विजयनगर का पतन हुआ था। तो विजयनगर का पतन कब शुरू हुआ था? 1565 ईस्वी में। तो विजयनगर के विरुद्ध बड़े दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल हुए थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर। ये चार राज्य दक्षिण राज्य थे उस समय पर जब विजयनगर के विरुद्ध मिलकर युद्ध किया था। और इस संयुक्त मोर्चे का लीडर जो था वो था अली आदिल शाह। कौन थे? अली आदिल शाह। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। और तालीकोटा का जो युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? विजयनगर साम्राज्य के बीच में और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 राज्यों के बीच में। और विजयनगर का जो लीडर था वो कौन थे? विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? राम राय ने। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। यानी विजयनगर जो है और बहमनी साम्राज्य जो था, इनके जो राजा थे
और बहमनी के जो सुल्तान थे वो आपस में टकराते रहते थे। विजयनगर में हिंदू राजाओं का शासन था और बहमनी साम्राज्य में मुस्लिम सुल्तानों का साम्राज्य था। तो ये अपने हितों के लिए आपस में टकराते थे। कहां पर टकराते थे? तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कच्छार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तो ये कुछ जगह है जहां पर वे आपस में टकराते थे। नेक्स्ट दोस्तों, तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के चौथे राजवंश थे आर्यभूडु वंश, जिसने 1570 ईस्वी से लेकर 1672 ईस्वी तक शासन किया था। इस वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने। किसने की थी? तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में किया था। किस वंश का स्थापना की थी? आर्यभूडु वंश की। आर्यभूडु वंश के अंतिम शासक थे रंग तृतीय। आर्यभूडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वांडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का क्रम था घटते क्रम में यहाँ पर बताया गया था। घटते क्रम में बताया गया, यानी कि सबसे बड़ा होता था प्रांत, यानी कि एक मंडल। जैसे आज के समय पर राज्य होता है, उसके अंदर जिले होते हैं, और जिले को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? कोट्टम, यानी कि वलनाडु। उसके बाद आता था 50 गांव का समूह, जिसको क्या बोला जाता था? नाडु या मेला ग्राम। और उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? उर, जिसको क्या बोला जाता था? ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर के जो सेना नायक होते थे उनको क्या कहा जाता था? नायक। ये नायक जो है वास्तु रूप से भू सामंत होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था और अमरम कहलाता था, यानी कि वेतन के रूप में क्या देता था? भूमि का हिस्सा देता था। आगे देखते हैं आयंगर व्यवस्था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ग्रामीण इकाइयों पर 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसको क्या कहा जाता था? आयंगर। वे अवैतनिक होते थे, उनको वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवा के बदले सरकार इन्हें पूर्ण रूप से लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी, जैसे ऊपर बताया गया है। भूमि का हिस्सा ये इनको देते थे। इनका पद जो है आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेचकर या फिर गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर को कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। आगे देखते हैं विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो विजयनगर में कुछ प्रमुख विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने यहाँ पर भ्रमण किया था, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर इनकी लिस्ट देख सकते हैं, कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। और वे किस देश से आए थे और किस काल में किस समय पर आए थे और किस शासक के समय पर आए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ये कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। कार्निक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो कर्णिक नामक जो आयंगर होता था, अधिकारी होता था, उसके पास जमीन के खरीद क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था लगान, यानी वे कर वसूल करते थे और इससे ही उनकी आय कर आती थी। और भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग होता था। तो भूमि से भी कर वसूल किया जाता था। कितना? जो उपज पैदा होती थी उसका 1/6 भाग। विवाह कर वर और वधु दोनों से लिया जाता था। और साथ के साथ जब विवाह होता था तो विवाह कर के रूप में भी कर वसूला जाता था, वो वर और वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। जो वर जो है विधवा से शादी करते थे वे इस कर से मुक्त होते थे। आगे यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, एक बार पढ़ लेते हैं। उम्बली क्या? गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत्कोडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के लिए परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था कुट्टुगी। ब्राह्मण, मंदिर या बड़े गोस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? कुट्टुगी। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उसे कुड़ी कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था और इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था उसको दंड नायक या फिर सेनापति कहा जाता था। टकसाल विभाग को जोरखाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था
उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोगों को बड़वा बोला जाता था। आगे देखते हैं, विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्यवग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी बोला जाता था। उनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। किनको? जो मंदिर में महिलाएं रहती थी। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो विजयनगर राज्य में मंदिर का जो निर्माण किया जाता था उसमें कल्याण मंडप की रचना की जाती थी, जो मंदिर का एक विशिष्ट अभिलक्षण होता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा और बहमनी राज्य की मुद्रा हुन होती थी। तो विजयनगर की जो मुद्रा उसको क्या कहा जाता? पेगोड़ा, और बहमनी साम्राज्य की जो मुद्रा होती थी उसको हुन बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने विजयनगर साम्राज्य को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बहमनी साम्राज्य। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल जीके एजुकेट सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।